वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। क्या अमेरिका के खतरनाक हथियार ईरान के हाथ लग चुके हैं? क्या वाकई अमेरिका अपनी हसास टेक्नोलॉजी वापस लेने के लिए ईरान पर हमला कर रहा है? ज़ेरे ज़मीन महफूज मुकामात को तबाह करने वाले बंकर बस्टर बम अब ईरान इसराइल की नीगो सहरा में वाक़े एटमी तनसीबात पर इस्तेमाल करेगा? ये वो तमाम सवालात हैं और इन तमाम सवालात से जुड़े खदशात हैं जो कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची के उस इंकशाफ के साथ जुड़े हैं जिसमें उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया था कि गुज़िश्ता बरस होने वाली 12 रोज़ा जंग के दौरान कुछ मिसाइल और हथियार फटने से महफूज रह गए थे, और ये वो हथियार हैं जो कि इस वक्त भी उन तनसीबात में मौजूद हैं जहां पर इनको बरसाया गया था। उनके इस बयान का मकसद दुनिया को, ख़ास तौर पर अमेरिका और इसराइल को, ये बात बावर कराना थी कि हमें हल्के में न लेना, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग के मैदान में ईरान की सलाहियतों का लोहा पहले ही दुनिया मानती है। उनके इस बयान के बाद एक जानिब रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए अहम टेक्नोलॉजीज़ पर ईरानी दस्तरस्त से मुतल्लिक सवालात पैदा हुए, वहीं दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हालिया रिपोर्ट ने हकीकत में अमेरिका और इसराइल की क़यादत के सरों पर बम फोड़ दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की शाया होने वाली एक नई रिपोर्ट जिसका उन्वान है ईरान इज़ एट वर्क ऑन मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर साइट्स, सैटेलाइट इमेजेस शो। अच्छा, इस रिपोर्ट के अंदर न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्लानिट लैब्स की तरफ से जो हालिया सैटेलाइट इमेजेस हैं ईरान की मुख्तलिफ एटॉमिक और मिसाइल साइट्स की, उनकी तस्वीर का तज्ज़िया किया है। ये तस्वीर 2025 में इसराइल और अमेरिका के हमलों के बाद के हालात को वाज़े करती हैं जो तकरीबन 12 दिन के तनाज़े में हुए थे। कुल इन तस्वीर जिसका जायज़ा न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिया है, उसके मुताबिक तकरीबन 2 दर्जन यानी 24 मुकामात का तज्ज़िया किया गया, और ये वो मुकामात थे जहां पर इसराइल और अमेरिका की तरफ से 12 रोज़ा जंग के दौरान हमले किए गए थे। इनमें से निस्फ से ज़्यादा यानी 12 या उससे ज़ायद मुकामात पर प्लानिट लैब की सैटेलाइट इमेजेस में ईरान की तरफ से तामीराती काम जारी नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल फैसिलिटीज़ के अंदर ईरान ने तेज़ी से न सिर्फ मुरम्मत शुरू की बल्कि कई साइट्स चंद महीनों के अंदर ही दोबारा 100% फाल जो है हालत में आ गई। इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है शारूद मिसाइल टेस्ट फैसिलिटी, जो ईरान का सबसे जदीद मिसाइल प्रोडक्शन और टेस्टिंग मरकज़ है। हमलों के चंद महीनों बाद ही ये साइट ऑपरेशनल हो गई है। इसके साथ साथ अमंद में भी एक मिसाइल फैसिलिटी है, और इस मिसाइल फैसिलिटी को भी जून 2025 में हमले के बाद तबाहशुदा इमारत की हालत में ये जो प्लानिट लैब की सैटेलाइट इमेजेस हैं इसमें देखा जा सकता है। और नवंबर तक ये जो मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटी थी ये मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुकी थी। इसकी जो तामीरात थी वो मुकम्मल हो गई थी, हत्ता कि इस मिसाइल साइट की नई छतें और दीवारें भी तामीर कर दी गई थी। दीगर साइट्स में जिनमें प्रोडक्शन, स्टोरेज और टेस्टिंग सहूलियात शामिल हैं, इन पर भी नई छतें, दीवारें और तामीराती सामान नज़र आ रहा है। इंटेलिजेंस ज़राए के मुताबिक ईरान ने अपना बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर फ़ाल कर लिया है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है। और इसी रिपोर्ट के अंदर ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में भी तफसीलात का जिक्र किया गया है, और सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए फर्दू, नितंस और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स का जायज़ा लिया गया है। इन तस्वीर से ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं इसमें ज़ाहिर होता है कि नितंस, फर्दू और इस्फहान जैसी बड़ी साइट्स पर मुरम्मत जुज़वी तौर पर जारी है, और ये जो तामीराती काम इन न्यूक्लियर साइट्स पर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा सुस्त है। तस्वीर में सिर्फ छतों की मुरम्मत और कुछ इमारतों को ढांपने का काम जारी होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी महदूद तौर पर इन साइट्स की बहाली का काम जारी है। बुनियादी ढांचा इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स का अब भी मुतासर है, और ये साइट्स अभी तक गैर फ़ाल नज़र आ रही हैं। नेतन्ज़ और इस्फहान पर जनवरी-फरवरी 2026 की तस्वीर में नई छतें दिखाई देती हैं, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल बहाल नहीं। इन तस्वीर के तज्ज़िये के हवाले से जेम्स मार्टिन सेंटर ऑफ नॉन प्रोलिफरेशन स्टडीज़ के मुहक्किकीन और US नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जॉन पी केव्स का कहना है कि ये
इनफैक्ट ईरान की स्ट्रेटजी को वाज़े करता है। इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजीज अपनी न्यूक्लियर साइट्स की बहाली नहीं बल्कि उसकी मिसाइल प्रोग्राम की बहाली है, उसकी मिसाइल टेस्टिंग साइट्स की और उसकी स्टोरेज साइट्स की बहाली थी। और इसके ऊपर ईरान की तरफ से फौरी तौर पर जो कार्रवाइयाँ हैं वो की गई। माहिरीन के मुताबिक मिसाइल ईरान के फौरी डेटरेंस का सबसे बड़ा हथियार हैं। ये इसराइल और अमेरिका की इलाकाई बुनियादों और इत्तेहादियों को निशाना बनाने की सलाहियत की हामिल हैं। जोरी प्रोग्राम एक तवील मुद्दती प्रोग्राम है और हमलों से बचने के लिए गहरे अंडरग्राउंड साइट्स के ऊपर काम जारी है, लेकिन फौरी बहाली की ज़रूरत कम है क्योंकि मिसाइल ही ईरान की तरफ से जवाब देने का वाहिद ज़रिया है। अब इस सारी सूरत हाल में जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि मामला इनफैक्ट ये नहीं है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। इनफैक्ट सिचुएशन ये है कि ईरान की ये जो मिसाइल सलाहियतें हैं ये इनफैक्ट इसराइल के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और यही वजह है कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर वाज़े तौर पर इस बात का इजहार, अभी कल उनका एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें नेतन्याहू ये कहता हुआ पाया जा रहा है कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है अगर इसको ना रोका गया तो फिर मियामी को निशाना बनाया जाएगा ईरान की तरफ से। यानी वो बराह रास्त इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईरान के पास बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल्स मौजूद हैं और ये खुर्मशर जो मिसाइल हैं, ख़ास तौर पर खुर्मशर 5 जो कि एक ICBM मिसाइल है, 12,000 किलोमीटर की रेंज का है और मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जाने के साथ साथ ये मैक 12 की रफ्तार से सफ़र कर सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुताबिक ये जो बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल है ये अमेरिका को बराह रास्त निशाना बना सकता है। और यही वजह है कि इस तकरीब से खिताब करते हुए इसराइली वज़ीर आज़म का ये कहना था कि ईरान के साथ मस्कत में जारी मुज़ाकरात में सिर्फ एटमी प्रोग्राम तक मामलात को मरकूज़ नहीं रखना चाहिए बल्कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की भी हद बंदी की जानी चाहिए और ईरान के पास 300 किलोमीटर से ज़ायद फासले तक मार करने वाले मिसाइल्स के अलावा कोई और मिसाइल्स नहीं होने चाहिए। और साथ इसके साथ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने वाज़े तौर पर अमेरिका को ये पैगाम दिया कि अगर अमेरिका ये जो मुज़ाकरात हैं इसमें ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को कैपिंग करने के लिए या उसकी हद को मुकर्रर करने के हवाले से पेशरफ्त नहीं करता तो फिर इसराइल को खुद ईरान के ऊपर हमला करके उसकी इस मिसाइल प्रोडक्शन सलाहियतों को निशाना बनाना पड़ेगा और ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को पीछे धकेलना पड़ेगा क्योंकि ये इसराइल की बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वजह है कि तेहरान टाइम्स ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और तेहरान टाइम्स ने अपनी इस रिपोर्ट में वाज़े किया है कि मुज़ाकरात के अंदर पेशरफ्त को देखते हुए इसराइल इन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के लिए मैदान में उतर आया है और यही इनफैक्ट इस वक्त की सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। यही वजह है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने वाज़े किया है कि अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए ईरान की यूरेनियम इनरिचमेंट जो सलाहियत है उसको तस्लीम करना लाजमी शर्त होगी। उनका ये कहना था कि ईरान सिफर अफजूदगी के मुतालबे को कभी तस्लीम नहीं करेगा और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि बातचीत का रुख उस तरफ होना चाहिए जहां ईरान की सरजमीन पर अफजूदगी को कबूल किया जाए और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुरअमन होने का मुकम्मल भरोसा फराहम करे। ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम कभी भी मुज़ाकरात के एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा और इसे जौहरी बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये वही तकरीब है जिसके अंदर अब्बास अराक्ची साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया था कि ईरान के जो मुख्तलिफ मिसाइल और एटॉमिक साइट्स हैं वहाँ पर कुछ ऐसे बॉम्ब्स और मिसाइल्स मौजूद हैं जो फटने से बच गए। अब अगर हम इनके इस बयान का तज्जिया करें
تو اسرائیل کی طرف سے جو اٹیک کیے گئے تھے ایران کے اوپر، وہاں پر تو صرف ایئر ٹو سرفیس میزائلز کا استعمال کرتے ہوئے مختلف جو مقامات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور یہ جو ایئر ٹو سرفیس میزائلز ہیں یہ عمومی طور پر ہر ایک ایئر فورس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجیز نہیں ہوتی جس کے اوپر بندہ کچھ فوکس کر سکے۔ میکسیمم ہائپرسونک میزائلز یا اس طرح کی اور چیزیں ہوتی ہیں، اور ہائپرسونک میزائل کے پاس جو ایران ہے وہ الحمدللہ اس وقت خود کفیل ہے۔ بنیادی سوال آتا ہے وہ ٹیکنالوجیز جو اس وقت ایران کے پاس نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نے اسرائیل کی بجائے جو امریکہ کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا ایران کے اوپر، اس کا بطور خاص حوالہ دینا مناسب سمجھا ہے، کیونکہ امریکہ کی طرف سے جو میزائلز ایران کے اوپر فائر کیے گئے تھے اس میں ٹام ہاک کروز میزائل شامل تھے، اور ٹام ہاک کروز میزائلز کو ایک خطرناک ہتھیار یا ایک حساس ٹیکنالوجی اس وجہ سے سمجھا جاتا ہے کہ اس میزائل کو انٹرسیپٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ یہ سرفس سے بہت قریب ہو کے گزرتا ہے اور منووریبل ٹریجیکٹری سے ہوتے ہوئے اپنے ہدف کو نہایت درستگی کے ساتھ نشانہ بناتا ہے۔ اور اگر ایران ٹام ہاک کروز میزائل کو اگر وہ درست حالت میں ایران کے پاس موجود ہے اور اگر وہ اس کی ریورس انجینئرنگ کرتا ہے، تو پھر ایران بھی ٹام ہاک کروز میزائل کا متبادل میزائل تیار کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ ہتھیار جو کہ امریکہ کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا وہ بنکر بسٹر بم تھا، جن کو B-2 بمبارڈ طیاروں کے ذریعے برسایا گیا تھا ایران کی نتنز اور فردو کی زیر زمین نیوکلیئر سائٹس کے اوپر۔ اور اگر یہ بنکر بسٹر بم پھٹنے سے بچ گیا ہے اور یہ ایران کے پاس موجود ہے، تو یہ حقیقی معنوں میں امریکہ سے زیادہ اسرائیل کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ اگر ایران ریورس انجینئرنگ کے ذریعے اس بنکر بسٹر بم کا ریپلیکا تیار کرتا ہے یا اپنے طور پر اس کو ریورس انجینئرنگ کر کے تیار کرتا ہے، تو یہ بنکر بسٹر بم کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ نیگو صحرا میں واقع اسرائیل کی سب سے بڑی نیوکلیئر سائٹس جو کہ زیر زمین واقع ہے اس کے اوپر برسے گا، اور یہ اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا ڈراؤنا خواب ہوگا، کیونکہ اگر بنکر بسٹر بم جیسا ایک بھی بم اسرائیل کے اوپر گر گیا تو آدھا اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور یہی وہ خوف ہے جو کہ نتن یاہو کے اس وقت اعصاب پر سوار ہے، اور وہ امریکہ کو یہ بات قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب آپ کو یہ ٹیکنالوجیز وہاں سے واپس لینی ہے، ادروائز چائنا اور رشیا ایران کے ساتھ مل کر ان ٹیکنالوجیز کے اوپر بھی دسترس حاصل کر لیں گے، اور یہ وہ خوف دلا کر انفیکٹ امریکہ کو دوبارہ ایران پر حملہ کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ اب اگر آپ غور کریں ریورس انجینئرنگ، تو ایران کا جو میزائل پروگرام ہے یہ تو منہون منت ہی ریورس انجینئرنگ کی ہے، کیونکہ ایک ٹائم تھا جب ایران کے پاس یہ میزائلز جو صلاحیت ہے یہ موجود نہیں تھی۔ ان کو سب سے پہلا میزائل لیبیا کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا اور وہ اسکڈ میزائل تھا، اور ایرانی ماہرین نے اسکڈ میزائلز کی ریورس انجینئرنگ کر کے اپنے لیے یہ جو میزائلز تھے یہ تیار کیے تھے، اور پھر ان میزائلز کو عراق ایران جنگ میں استعمال بھی کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا بیلسٹک میزائل ایران کو ملا تھا وہ کوریا کی طرف سے فراہم کیا گیا تھا، اور اس کی بھی ریورس انجینئرنگ کر کے ایران نے اپنے میزائل پروگرام کو آگے بڑھایا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریورس انجینئرنگ کرتے ہوئے ایران جو ہے وہ امریکہ کی اس ٹیکنالوجی کی جو اس کی صلاحیت کو خود بھی حاصل کر سکتا ہے، اور یہی انفیکٹ ان کے لیے سب سے بڑا ایشو ہے، اور اسی بنیاد پر یہ تمام خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب کچھ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایران یہ جو میزائل پروگرام ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے امریکہ یا جو اسرائیل ہے اس کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ جہاں تک ایران کے پاس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کی صلاحیت کے حوالے سے سوال ہے، تو میرے نزدیک ابھی اس کی کوئی ٹھوس ثبوت اگرچہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی خبریں موجود ہیں جہاں پر جو ایران ہے اس کی طرف سے یہ جو ایک ICBM ہے
اس کے تجربے کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ چند ایسے معاملات ہیں جس پر اس بات کے خدشات کو ظاہر کیا گیا ہے کہ ایران نے حال ہی میں ایک جو بین البراعظمی میزائل ہے اس کا تجربہ کیا ہے، اور اس تجربے کے لیے روس سے خصوصی اجازت کے تحت اس جو بین البراعظمی میزائل ہے اس کو فائر کیا گیا تھا، اور یہ جو رشین ایریا تھا اس ٹیریٹری کو بھی استعمال کرتے ہوئے سائبیریا تک اس میزائل نے مار کیا تھا۔ لیکن یہ اس حوالے سے جو براہ راست تصدیق ہے مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی طرف سے، وہ ابھی تک سامنے نہیں آ سکیں۔ البتہ یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ ایران کے پاس جس حد تک بیلسٹک میزائل کیپیبلٹیز موجود ہیں وہ کسی بھی ایکسٹینڈ تک جا کر یہ کام کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بدھ کو نتن یاہو اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات میں نتن یاہو ایک مرتبہ پھر ٹرمپ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ہونے کی صورت میں اسرائیل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے۔ لہٰذا جو صورتحال ہے جنگ کے حوالے سے وہ اس کے اوپر جو خدشات ہیں وہ ابھی تک موجود ہیں، اور یہ جو نئے انکشافات سامنے آئے ہیں وہ میرا خیال ہے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں۔ اپنے آگے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔